हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का पूरा थियोरेटिकल पार्ट। हमने लास्ट में पॉली हेलोजन कंपाउंड्स को भी कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में आप लोगों के साथ में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ कन्वर्जन्स डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को अच्छे से देखा है और खुद से लिख के देखा है। ठीक है, खुद से लिख के देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बचे कुचे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, ये 10 लेक्चर्स में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स को पूरा मैंने बनाया हुआ है। इनको आप बार बार देखें और अच्छे से देखें और तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर इसके अंदर से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्चुअली आपको इस चैप्टर में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज की। इसमें से एग्जाम्पल नंबर देखिए, मैंने लाइन से लिखा है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 10.1 और 10.2 ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 10.1 भी आप लोग खुद से करेंगे। मैं भी बात करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 10.3 की। ठीक है, जो सारे ही क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स प्लस इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करी जाए तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बताने को बोला है कि इसके सारे आपको मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स बताने हैं। मैंने आपको बताया था कि जब क्लोरिनेशन कराई जाती है तो वो जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन होता है उतने पे सारे पे हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इस कंपाउंड को एक्सपांड करके अगर मैं लिखूं तो वो जाएगा CH3 CH CH3 और आगे रहेगा CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम भी आप लोग जानते होंगे, 2 मिथाइल और ब्यूटेन इसका नाम है। अब इसमें हमको क्लोरीनेशन करवा के जितने भी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं वो आपको सारे ही बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस हाइड्रोजन को एग्जामिन करें। तो इस हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं करेंगे सर। देखा जाए तो ये CH3 और ये CH3 ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो सबसे पहला आपको इन दोनों में से किसी एक H को क्लोरीन से रिप्लेस करके पहला बना देना है। अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो पहला जो प्रोडक्ट आएगा वो CH2 और Cl, फिर ये CH के ऊपर CH3 और आगे आएगा CH2 और CH3। ये होना चाहिए पहला पॉसिबल प्रोडक्ट। चलिए, ये तो हो गया। अब मैंने बताया आपको कि ये हाइड्रोजन को तो हमने रिप्लेस नहीं करना है। ये वाले हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे तो भी अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके देखें, CH3, C के ऊपर CH3। इस हाइड्रोजन को अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं और आगे CH2 और CH3, तो ये बन गया दूसरा कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड सेम है या अलग अलग है, इस बात को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उनके IUPAC नाम को बोल दीजिए। अगर IUPAC नाम अलग अलग हैं तो वो कंपाउंड्स भी अलग अलग हैं सर। ठीक है, जैसे इसका नाम है 1-chloro-2-methyl ब्यूटेन और इसका नाम है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, तो नाम अलग है, प्रोडक्ट भी अलग अलग है। अब जैसे ये वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें अगर, तो ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अगर, तो ये बन जाएगा CH3, CH पे CH3, ये CH पे आ गया Cl और आ गया CH3। ये भी अलग है। इसका अगर ध्यान से देखें तो हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल हो गया, तो नाम तो अलग हो गया ना, तो प्रोडक्ट भी अलग है। फिर 2-chloro-3-methyl ब्यूटेन, ये हो गया थर्ड
और एक फिर ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। CH3, CH के ऊपर का CH3 वैसे के वैसा रहेगा, आगे के CH2 को भी आप एज इट इज लिखें और इसके एक H को आप रिप्लेस कर दें क्लोरीन से, और इसका IUPAC नाम आप लोग बोल के देखें तो 1 पे आ गया क्लोरो, 3 पे आ गया मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स निकालें तो टोटल 1 2 3 और ये आ गया 4, ये 4 पॉसिबल आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.4 की, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे तो जो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो ये सब होमवर्क क्वेश्चंस में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.2, 3, 4 और 5 की बात करें तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने लेक्चर्स के होमवर्क में दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने किया हुआ है। हमने डिस्कशन भी बहुत सारा किया हुआ है इसके अंदर। तो इनटेक्स्ट में 10.2, 10.3 और 10.5 ये फिर से आप लोग करेंगे, और 10.4 ये मैं आप लोग को अभी करवाता हूँ। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाउट भी था, मुझे डाउट के फॉर्म में मिला था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोगों को किसी एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12 और बोला है कि क्लोरीनेशन से अगर मुझे सिंगल मोनोक्लोराइड मिलता है, क्या बोला है कि C5H12 ये हमारा कंपाउंड है, इसका हमने क्लोरीनेशन करवाया और मुझे अगर सिंगल मोनोक्लोराइड मिला, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, उसमें मोनोक्लोरिनेशन से 4 प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसमें अगर सिंगल मोनोक्लोराइड ही अगर आपको मिलता है तो बताओ कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। आपको समझ में आया क्वेश्चन? C5H12 ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। इस कंपाउंड का क्लोरीनेशन करवाया गया तो सिंगल मोनोक्लोराइड उनको मिला, तो हमको बताना है कि ये C5H12 का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कि सिंगल मोनोक्लोरिनेशन मिला है, इसका मतलब सारे कार्बन हाइड्रोजन सेम टाइप के रहे होंगे। अब सेम टाइप को बनाने का एक ही तरीका है, देखिए ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। CH3, C के ऊपर CH3, इसके नीचे भी CH3 और इसके राइट में भी CH3। अब देखिए कोई आपसे पूछे कि ये CH3 और ये CH3 सेम टाइप के हैं, ऑब्वियसली सेम टाइप के, सेम एनवायरनमेंट में ये CH3 CH3 सेम टाइप, CH3 CH3 सेम टाइप। तो अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं, इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन आप लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो चाहे आप ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए वही होगा, चाहे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, चाहे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, चाहे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, बात तो एक ही होने वाली है। तो हम किसी एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करें तो ये CH3 बन गया CH2Cl, फिर ये C पे आ गया CH3, CH3 और CH3। आई होप आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, है ना। ये H को रिप्लेस करते हैं या ये H को रिप्लेस करते हैं तो ये CH2Cl यहाँ पे होता, CH3 यहाँ पे होता, बात तो एक ही होती, IUPAC नाम भी एक ही आता। इसका मतलब C5H2, ऐसे ये C5H12 है क्या, कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन और 3 3 3 और 3 H12। इसका मतलब अगर मुझे क्लोरीनेशन से मोनोक्लोराइड मिल रहा है और वो भी सिंगल एक ही मिल रहा है, तो अपने C5H12 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो वो ये होना चाहिए। ठीक है, इसका IUPAC नाम भी अगर आपको बताना है तो हम बता सकते हैं, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नियोपेंटेन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, इसका कॉमन नेम अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पता कर लीजिए, ये होता है नियोपेंटेन। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि C5H12 का क्लोरीनेशन से अगर 3 मोनोक्लोराइड्स मिले हैं, अगर 3 मोनोक्लोराइड्स मिले हैं तो स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। तो 3 मोनोक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा ये देख लीजिए आप लोग, CH3, CH2,
CH2 CH2 और CH3। जैसे कि ये है पेंटेन, इसका क्लोरीनेशन आप लोग करके देखें तो कितने मोनोक्लोराइड्स मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। जैसे ये पहला है, ये और ये वाला सेम टाइप का है, तो दोनों में से एक को आप रिप्लेस कर दीजिए, बात एक ही होने वाली है। अगर इसमें क्लोरीन से रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे तब 1 क्लोरोपेंटेन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस करते हो तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे और 1 क्लोरोपेंटेन ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये CH3 और ये CH3 सेम एनवायरनमेंट के हैं। अच्छा, ये CH2 और ये CH2 सेम एनवायरनमेंट के हैं, तो दोनों में से किसी एक H को रिप्लेस करने से आपको एक क्लोरीनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये एक बच गया बेचारा CH2, तो इसके एक H को क्लोरीन से आप रिप्लेस कर दीजिए, आपको तीसरा मिल जाएगा। तो मतलब एक यहाँ से एक प्रोडक्ट, एक यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट, एक यहाँ से और तीसरा प्रोडक्ट। तो अगर आपको 3 मोनो क्लोराइड्स मिलते हैं तो ये C5H12 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए। आई होप आप लोग क्लोरीनेशन प्रोडक्ट बना के देख लेंगे खुद से और समझ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। लास्ट में ऐसा कहा गया है कि C5H12 क्लोरीनेशन से 4 मोनोक्लोराइड्स देता है। ठीक है, 4 मोनोक्लोराइड्स का अभी हम लोगों ने बना के देखा था। मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। CH3, C पे CH3, CH, CH2 और CH3। अभी मैंने एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन बताया वो सेम टू सेम यही है। आप इस H को रिप्लेस कर दीजिए तो एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसको ना करें, फिर ये सेम है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, टोटल मिला के 4 हो गए। तो अगर आपको 4 मोनोक्लोराइड्स मिलते हैं क्लोरीनेशन से तो C5H12 का स्ट्रक्चर फिर ये होना चाहिए। सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद में IUPAC नाम लिखना कंपलसरी होता है बोर्ड्स में, तो आप लोग ये गलती ना करें कि स्ट्रक्चर बना दें और नाम ना लिखें। तो नाम लिखना कंपलसरी, आपको लिखना ही चाहिए नाम। ठीक है ना? तो 10.4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिस बच्चे ने डाउट पूछा था आई होप उसको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6, 7, 8 और 9 ये आप लोग खुद से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.6, 10.7 और 10.8 ये आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, वन वे और द अदर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को वीडियोस लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचें कि मोहम्मद सर बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में। अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से एक लाइन से फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। NCERT एक्सरसाइज में ये 10.1, 10.2 और 10.3 ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझे सबमिट भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये 10.1 आप लोग खुद से करेंगे, 10.2 खुद से करेंगे, 10.3 भी आप लोग खुद से करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये मैं आप लोगों को अभी करवाता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस करने में शायद आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये क्वेश्चंस मैंने वीडियो लेक्चर्स में ले लिए। ठीक है, 10.3। अब जैसे कि 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है, 1 आयोडो है और ऑक्टेन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेरेंट अल्केन बना लीजिए। ऑक्टेन है मतलब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। 8 कार्बन का ये हमारा पेरेंट अल्केन हो गया। अब 1 पे अगर मैं यहाँ से 1 शुरू करूँ, चलो ठीक है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 1 पे क्या है, आयोडो। ठीक है, 1 पे क्या है, आयोडो। और 2 पे किसी बड़े फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी पेरेंट रिंग है फिनाइल रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो C है ना, ये C पे मुझे फिनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, और वो फिनाइल भी कैसा कि उसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। मैंने आपको बताया था जिस कार्बन से हम अटैच करते हैं उस कार्बन को तो 1 ही बोला जाना चाहिए, तो इस कार्बन को 2 बोलेंगे। और 2 पे क्या है फिर, क्लोरीन। तो ये हो गया 2 क्लोरोफिनाइल, वो सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 1 से क्या जुड़ा हुआ है, आयोडो जुड़ा हुआ है। और पूरा का पूरा वो ऑक्टेन है। हम लोग हाइड्रोजन्स को फिलअप कर देते हैं। ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये CH2, ये CH2 और ये कार्बन विद 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना? आई होप आप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। 1 पे आयोडो, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल और ये पूरा का पूरा ऑक्टेन।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये कॉमन सिस्टम में नाम है, ये आप लोग को शायद ना समझ में आया हो। परफ्लोरोबेंजीन। देखिए, जो परफ्लोरोबेंजीन होता है वो कुछ और नहीं होता है, हेक्साफ्लोरोबेंजीन ही होता है। मतलब यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। ठीक है, परफ्लोरोबेंजीन इसे कहते हैं। ठीक है ना, हेक्साफ्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड्स भी कभी कभी कह सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन इसका हम लोगों को IUPAC इसका स्ट्रक्चर ही बनाना था क्या? हाँ ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो बना दिया हमने। ठीक है, वरना इसका IUPAC नाम अगर निकालना होता तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्साफ्लोरोबेंजीन, ये इसका फिर IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो कभी कभी IUPAC नाम ना दे के वो लोग कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को कॉमन नाम दे देते हैं। तो इसमें मतलब NCERT में जितने दिए हुए हैं वो सारे आपको आने चाहिए। तो परफ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 1 पे ब्रोमो है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 पे मिथाइल है, और ये सब किस पे जुड़े हुए हैं? तो बेंजीन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं बेंजीन को सबसे पहले बना लेता हूँ, और चाहो तो बेंजीन को ऐसे बना लो। तो हो गया बेंजीन। ठीक है, अब किसी एक कार्बन को 1 ले लेते हैं, तो इसको 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो 1 पे कौन है? ब्रोमो। फिर 2 पे मिथाइल है, तो एक काम करें कि फिर इसको 1 लिया है तो इसको 2 ले लेता हूँ। 2 पे मिथाइल, और 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4 हो गया। और सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 1 2 3, और क्योंकि सेकेंडरी है तो सेकंड कार्बन से अटैचमेंट शो करनी है, तो यहाँ पे आ गया C। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो हो गया, अब अटैचमेंट उस कार्बन से होनी चाहिए जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तभी तो सेकेंडरी कहेंगे ना उसको। तो ये हो जाएगा फिर CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, और ये हो गया CH3। तो 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया, और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं किससे? बेंजीन से लगी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा शायद, है ना? अच्छा, तो आगे बढ़े फिर। इन टेक्स्ट अभी तो एक्सरसाइज क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। ये 10.3 था, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ में। अब ये 10.4 है। अब 10.4 में ऐसा बोला है कि CH2Cl2, CHCl3, CCl4, अगर ये 3 कंपाउंड्स हैं तो आप बताइए कि इसमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो ये तो फिर हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में जिस तरह से किया था, केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरह से हम डाइपोल मोमेंट को चेक करा करते थे, उस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे CCl4 की बात करें तो CCl4 का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से होगा, C, Cl, Cl, Cl और Cl। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगा? क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा ना। इसका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ऐसे। इसका कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ऐसे। और इसका कहाँ पे होगा? ऐसे। इसका मतलब सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसल। तो CCl4 का डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, बिल्कुल 0। हमने तो पूछा है कि हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा ना। अब अगर चेक करें CHCl3, तो CHCl3 में एक H ले लीजिए आप, एक क्लोरीन ले लीजिए, एक क्लोरीन ले लीजिए और एक क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, C और H में जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, CCl का डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, तो ये CCl का डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये CCl का डायपोल मोमेंट फिर इस डायरेक्शन में होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब लास्ट में एक चेक कर लेते हैं हम लोग, वो है C, कौन सा है? C H2Cl2। तो C से H जुड़ा हुआ है, C से H जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में,
इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, CH का डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, CH का डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो सारे ही डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि डायपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट अगर किसी का होना चाहिए तो वो किसका होना चाहिए, CH2Cl2 का होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग किस तरह से कैंसिल करके देखते हैं ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ें फिर आगे बढ़ते हैं 10.7 क्वेश्चन में। 10.7 क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है हम लोगों को कि आप प्रिपेयर करें 1 आयोडोब्यूटेन। किससे प्रिपेयर करना है ये सारे 1 बाय 1 करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी किस तरह से करते हैं वो देखें आप लोग। 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा CH3 CH2 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 और 1 पे क्या है OH, ब्यूटेनॉल बोला है ना, तो ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इससे क्या बनाना है अपने को, 1 आयोडोब्यूटेन, मतलब 1 पे जो OH है वो अपने को नहीं चाहिए, इसकी जगह पे क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में फ्रॉम अल्कोहल्स ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अगर क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है तो आपको लुकास रिएजेंट लेना पड़ता है, ब्रोमीन आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप लोगों को NaBr और H2SO4 यूज करना है, और अगर आयोडीन आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको याद है कि क्या लेना है, तो Ki और H3PO4। बच्चों हम लोगों ने गिव रीजन भी देखा था कि H3PO4 लेना कंपलसरी है, आप इसकी जगह पे H2SO4 क्यों नहीं ले सकते। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे हुए हैं और लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये OH को हटाना है और आयोडीन को इंट्रोड्यूस कर देना है। CH3 CH2 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 OH हट जाएगा और आयोडीन इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला है 1 क्लोरोब्यूटेन से बना दो। फिर 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 CH2 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 और आ जाएगा फिर उस पर क्लोरीन, 1 क्लोरोब्यूटेन। इससे हम लोगों को 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, तो हेलोजन को हटा के हेलोजन लाना है, क्लोरीन को हटा के आयोडीन लाना है, मतलब आपको सोचना चाहिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लोरीन को हटा के आयोडीन लाने वाली रिएक्शन कौन सी थी, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन थी। और फिंकेल्स्टाइन की खास बात, एरो पे क्या लिखना नहीं भूलेंगे, एसीटोन लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग। यहाँ से Na और यहाँ से Cl, अगर NaCl के फॉर्म में माइनस हो जाता है तो ये आ जाएगा CH3 CH2 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 और इस पे आ जाता है आयोडीन। ठीक है ना, आप समझ में आ गया, SN2 रिएक्शन होती है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ठीक है, अच्छा 10.7 में आगे बढ़े तो ब्यूट 1 इन से आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार देख लें। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट 1 इन। ठीक है ना, इसका नाम ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन हो गया। इससे हमको फॉर्म करना है 1 आयोडोब्यूटेन, मतलब कि मुझे इस पोजीशन पे आयोडीन चाहिए और इस पोजीशन पे नॉर्मल H चाहिए और ये C और ये C के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो बच्चों डायरेक्टली आयोडीन को फर्स्ट कार्बन पे डाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। तो आप सबसे पहले क्या करें कि रिएक्शन करवा दें HBr के साथ में। अब HBr के साथ में आप पेरोक्साइड को यूज़ कर लें, क्योंकि पेरोक्साइड यूज़ करेंगे तभी तो ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है ना कि हेलोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और फिर ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 पे क्या आ गया, ब्रोमीन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में तो 1 आयोडोब्यूटेन बनाने को बोला था।
हाँ, तो हम लोग बना सकते हैं बच्चों। फिर इसके आगे हम लोग हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को कि Br हटा के आयोडीन को लाना है, तो आप NaI और एसीटोन का यूज़ कर लीजिए, जो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन होती है। तो ब्रोमीन हट जाएगा और आयोडीन आ जाएगा, CH3 CH2 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 और ब्रोमीन हट के क्या आ गया, आयोडीन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन, प्रिपरेशन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से करें। उसके बाद में इंटेक्स्ट नहीं, NCERT एक्सरसाइज में जो 10.8 है और 10.9 है, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। 10.10 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी आप लोग के साथ में, इसको ज़रा ध्यान से देखना। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, ठीक है। क्या कह रहा है 10.10 में, आपको सारे अल्कीन्स बनाने हैं ऑन डिहाइड्रोहेलोजनेशन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो आपको क्या करवाना है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवाने के बाद सारे ही पॉसिबल अल्कीन्स को आपको बनाना है और बाद में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अल्कीन मेजर होगा। आप NCERT में 10.10 क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना। उसमें ऐसा ही बोला गया है कि ये वाला जो कंपाउंड है, पहले तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन है ना, तो साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 1 पे जो ग्रुप अटैच है उसका नाम है ब्रोमीन, और 1 पे जो दूसरा ग्रुप अटैच है उसका नाम है मिथाइल। तो 1 पे ब्रोमो 1 पे मिथाइल, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। अब इसका क्या करवाना है हमको, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अब आप लोगों को पता ही होगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन किस तरह से करवाया जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग बोलोगे सर रिएजेंट आप ले सकते हैं अल्कोहलिक KOH, ठीक है। मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर NaNH2 भी डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ऐसा थियरी में हमने डिस्कस किया हुआ है। मैंने आप लोगों को शायद ये भी बताया था कि ETO- और ETOH भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक KOH को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करवाना है। इनफैक्ट 10.10 में शायद यही वाला बोला है कि ये हमने लिया हुआ है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इसको लेते हैं तब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH लेते हैं तब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और सोडा अमाइड लेते हैं मतलब NaNH2 तब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करवाना होता है हमको, ठीक है। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा लीजिए तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये सारे ही पॉसिबल अल्कीन्स आपको बनाने हैं। मतलब आप ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा हो गया, तो अल्फा से जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये भी तो अल्फा से जुड़ा हुआ है तो ये भी बीटा हो गया। अब ये दोनों बीटा सेम है तो किसी एक के पास से हाइड्रोजन को रिमूव कर लीजिए और डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, ब्रोमीन हट जाने के बाद CH3, ब्रोमीन हट गया, यहाँ से एक H को रिमूव किया तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, अल्कीन बना दिया। अब ये वाले बीटा पे से रिमूव किया तो ये वाले बीटा पे से रिमूव करूंगा तो डबल बॉन्ड खाली इस तरफ होगा, नाम तो एक ही होगा, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही होगा, तो उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं उसको आपको बनाना है। तो अगर आप इस पे से रिमूव करते हैं, मतलब ब्रोमीन यहाँ से रिमूव करने के बाद में इस CH3 पे से एक H को रिमूव करते हैं, तो इसके साथ में जो अल्कीन बनेगा वो ऐसा होना चाहिए और वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये C के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इन दोनों प्रोडक्ट के बनने के चांसेस हैं तो हमने दोनों बना दिए। अब आपसे ये पूछा है कि दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा। तो मेजर अल्कीन को निकालने के लिए स्टेबिलिटी चेक करी जाती है, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अब आप चेक कर लीजिए कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से CH2, इस कार्बन से CH3 और इस कार्बन से CH2,
तो CH2 में 2 हाइड्रोजन, CH2 में 2 हाइड्रोजन और CH3 में 3 हाइड्रोजन, तो 3 + 2 मिला के कितने हो गए 7। तो ये 7 अल्फा H है इसके पास में। अब ये वाला जो C है इस पे तो कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इस C से एक CH2 और एक CH2 जुड़ा हुआ है, तो टोटल मिला के कितने अल्फा H हो गए 4 अल्फा H। ये CH2 में 2, ये CH2 में 2, 4 अल्फा H हो गए। अब दोनों में से अल्फा H का जहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो वो मेजर बनेगा, क्योंकि वो ही कैसा बनेगा स्टेबल बनेगा। और आप लोगों को मेजर स्टेबल में मैंने नाम भी याद करवाए थे लेक्चर्स में, ऐसे अल्कीन को सेडजेफ अल्कीन कहते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट बनता है अनस्टेबल बनता है उसको हॉफमैन अल्कीन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब है ना, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सेकंड और थर्ड खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मैं तो करता हूँ। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में 2 पे क्लोरीन है और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे ही मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग H3 कर देते हैं, इसको हम H2 कर लेते हैं और इसको हम H3 कर लेते हैं। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये CH3 और ये CH3 सेम टाइप के हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं और आगे का इन्वायरमेंट भी सेम है। तो अगर क्लोरीन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो जिससे रिमूव हो रहा है वो तो अल्फा हो गया, तो ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, ये दोनों बीटा सेम है। तो आप इसमें से H को रिमूव कर दीजिए और इसमें से क्लोरीन, तो पहला जो स्ट्रक्चर आएगा, मैं घड़ी घड़ी कंडीशन नहीं लिखूंगा, ये आप लोग लिख लेना। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड आ गया, ये CH से एक H कम कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया। ये C से CH3, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन जाना चाहिए। और एक कौन सा बनेगा, यहाँ पे से H को रिमूव करने के बाद जो आएगा वो बनेगा। तो एक ये बन जाएगा CH3, C पे CH3, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, CH हो गया और CH3। ठीक है, अब इसके अंदर अल्फा H को आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मिला के 9 अल्फा H। और इसके अंदर चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है ना, जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से जुड़े हुए हैं उनके H को ही आपको काउंट करना है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम ये 2 थे, तो इन दोनों के H को आपने काउंट कर लिया तो 6 हो गया, और ये वाला 3 और 9। ठीक है, और इस पे तो कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इस पे 3 है और इस पे 2, तो 5 अल्फा H। तो हम लोग बोलेंगे जो मेजर और स्टेबल बनेगा वो ये वाला अल्कीन है, सेडजेफ अल्कीन। ठीक है, थर्ड वाला भी आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, इसको मैं भी एक बार कर लेता हूँ। तो आप लोग देखो, पेंटेन है ना, पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। 2 2 और 3 पे मिथाइल्स हैं, तो यहाँ पे एक मिथाइल ले लीजिए सेकंड पोजीशन पे एक और मिथाइल ले लीजिए, और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल को ले लीजिए। 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो और पेंटेन है। ठीक है ना, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब हमें इसका डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है, तो ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है उसको तो अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको भी बीटा बोलेंगे और इसको भी बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब ये बीटा के पास देखने वाली बात ये है कि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन यहाँ से तो हो नहीं सकता। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन या तो इस हाइड्रोजन से हो सकता है या तो इस हाइड्रोजन से। तो इसके जो 2 स्ट्रक्चर बनने चाहिए वो इस तरह से बनने चाहिए, CH3, C पे CH3 CH3, ये 3 CH3 हो गए। फिर ये C से ब्रोमीन रिमूव हो गया और इस C से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो इसको डबल बॉन्ड CH2 कर लेते हैं, और आगे वाले पार्ट को एज इट इज अगर बना दूं तो CH2 और CH3 हो गया। ठीक है, एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ से H रिमूव भी तो कर सकते हैं हम लोग, तो एक ये कर लेते हैं CH3 C CH3 CH3, ये C और ये C के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये वाले CH3 को ये बार एज इट इज लिख लेते हैं,
और ये C से ब्रोमीन को रिमूव कर दिया, यहाँ से H को रिमूव कर दिया, तो डबल बॉन्ड लगा दिया CH और CH3। ठीक है, अब आप लोग अल्फा H को काउंट करें। ये C से तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ये C से यहाँ पे कोई अल्फा H नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा H। इसको चेक करें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये C से CH3, तो यहाँ पे 3 अल्फा H हो गए, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 3, तो ये हो गया 6 अल्फा H। और 6 अल्फा H के साथ में मैं कहूँगा कि जो मेजर बनना चाहिए वो ये वाला अल्कीन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने थियोरी में पढ़ी थी उसके बेसिस पे इस तरह से वो लोग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए 10.10 के बाद में 12th वाला क्वेश्चन, 13, 14, 16, 17, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे और आई होप आप लोग कर लेंगे। इसमें कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप लोग करेंगे। ठीक है, अब 10.15 जो उसमें नहीं लिया था मैंने, वो 10.15 को मैं डिस्कस करता हूँ अभी आप लोग के साथ में। देखिए जो 10.15 है उसमें ये रिएक्शन दी हुई है और ये रिएक्शन का बोला है आप क्या लिखिए, मैकेनिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ये कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन की आपको क्या लिखनी है, मैकेनिज्म। अब देखिए पहले तो ये रिएक्शन कौन सी है कि ब्रोमीन हटता है और साइनाइड आ जाता है इसकी जगह पे। ब्रोमीन हटेगा Br- के फॉर्म में, साइनाइड आएगा Cn- के फॉर्म में। इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है, तो मतलब कि ये रिएक्शन कौन सी हुई, Sn, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अब उसमें हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, Sn1 है या Sn2 है। ठीक है, ध्यान से आप लोग सोचें पहले और उसके बाद में फिर आगे वीडियो देखें। ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन उसमें ये Sn1 है या Sn2 है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि Sn1 के अंदर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 321 वाला होता है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा Sn1 शो करते हैं, बाद में 2 और बिल्कुल 1 डिग्री तो ना के बराबर शो करते हैं। और जबकि Sn2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था वो था 123 वाला, मतलब 1 डिग्री में भी मिथाइल सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा Sn2 शो करते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री तो ना के बराबर शो करते हैं। तो हो गया डिसाइड, सबस्ट्रेट के बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये Sn1 होगी या Sn2। सबस्ट्रेट है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब CH3, CH2, CH2 और CH2 और ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री शो करते हैं कौन सी रिएक्शन, Sn2 रिएक्शन। तो आप लोग को पहचानने आ गया Sn2 रिएक्शन। Sn2 रिएक्शन आपने पहचान लिया तो KCN के अंदर से अगर आप लोग पहचान लोगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है Cn- से। Cn- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बैक साइड से अटैक होगा और ब्रोमीन फ्रंट साइड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो किस तरह से आएगा कि ये वाला जो C है इससे जो ब्रोमीन है वो निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, इससे जो साइनाइड है वो अटैच होने वाला है। ठीक है, और ये C से जो 2 H जुड़े हुए हैं उसको मैंने यहाँ बना दिया, और एक जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, CH2 और CH3, इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में जो जो काम करना चाहता था वो काम में वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और साइनाइड यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cn, फिर बाद में आ जाएगा CH2। ठीक है, अब देखिए Cn को भी मैंने इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, आप लोग ऐसा लिख लें, अटैचमेंट कार्बन से है Cn, फिर कार्बन से अटैचमेंट होनी चाहिए और फिर CH2 और फिर आगे के CH2, CH2 और CH3। ठीक है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट था
वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, तो ये है एन ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है, एन ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है। CN ग्रुप को क्या कहते हैं, साइनाइड, अटैचमेंट कार्बन से होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में फिर जो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे 10.15 के बाद में, यहाँ पे मैंने बताया था 10.16 और 17 को तो आपको खुद से करना है, 10.16, 17, और बाद में फिर आप लोग कर लीजिए 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। 22 तो इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सारे जो कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कर लेंगे। 10.20, 10.21 ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें, और उसके बाद में मैं फिर डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर लूँ अगर आपको है तो मेरे तरफ से हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, ये चैप्टर को डिटेल में अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आप लोगों के ऊपर है कि इन 10 लेक्चर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो या नहीं। अगर आप इसको रिपीटेडली अच्छे से वीडियोस को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अटकोगे नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन कुछ बच्चों को लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके अंदर कुछ याद नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ समझा हुआ है तभी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वरना तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ये इनऑर्गेनिक की तरह नहीं होता है कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय हार्ट कर ली, एग्ज़ाम के वक्त आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल गई, आप वो बाय हार्ट करके चले गए, वो एग्ज़ाम में आ गया और आपने रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसा नहीं होता है कि इन चैप्टर्स में आप लोगों का अच्छे से कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप लोग इसमें से कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस केमिस्ट्री को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा ये आपसे सजेशन है कि आप 10 वीडियोस को अच्छे से देख लें और उसके बाद में फिर आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उसके बाद में डिफ़िकल्टीज़ को मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे इस वीक में संडे से पहले, ठीक है, इस वीक में संडे से पहले आप लोग मुझे सारे डाउट्स भेज देंगे। इनफैक्ट मैं आपको डेडलाइन दे देता हूँ, अब फ्राइडे तक में आप लोग मुझे डाउट्स भेज दीजिए, ठीक है। फ्राइडे तक में डाउट्स भेजने से क्या होगा कि मैं जितने भी डाउट्स आए होंगे तुम लोगों के वो मैं वीडियोस बना के संडे के दिन एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा डाउट्स लेक्चर के फॉर्म में, तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कॉमन डाउट्स होंगे, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट डाउट्स होंगे, तो जितने भी डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजेंगे उन सब का वीडियो बना के मैं संडे के दिन अपलोड कर दूंगा, तो वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ज़्यादा डाउट्स इसके अंदर आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं, सारी थियरीज़ को मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग NCERT सॉल्व करें, फिर मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी भेजूंगा, वो भी आप लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना आप लोग अपनी पेन को चलाएंगे ना उतना आप ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। देखिए मेरे वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखें, आप लोग सिर्फ वीडियोज़ को देख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। वो तो वीडियोस में मैं घड़ी घड़ी एक ही चीज़ आपको समझाता रहूँगा, वो आप लोग देखते रहोगे, लेकिन आप लोग ये इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर लोगे। जब तक आप लोग खुद पेन चला के उन रिएक्शंस को, उन मैकेनिज्म को लिख के नहीं देखोगे तब तक आप लोग कुछ इसमें कर नहीं सकते, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ अभी कि फ्राइडे तक में, फ्राइडे क्योंकि मैं शूट करूँगा सैटरडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन तक में आप लोगों को सारे डाउट्स भेज देने हैं मुझे। उन डाउट्स का एक वीडियो लेक्चर मैं संडे के दिन अपलोड कर दूंगा, तो इस हिसाब से हम लोग सारे डाउट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो उसमें मैं एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हम लोग मिड टर्म के हिसाब से अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 3 चैप्टर मिड टर्म में मैं रखने वाला हूं, तो टोटल मिला के 4 चैप्टर्स को हम लोगों को अच्छे से सीखना और पढ़ना है। तो इसमें से हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे ख्याल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों के साथ में पॉलीमर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं अच्छे से ऑर्डर। पॉलीमर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हम लोग करेंगे,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को डेडलाइन याद रहनी चाहिए, फ्राइडे की रात से पहले आपको सारे डाउट्स मुझे भेज देने हैं। वो सारे डाउट्स मैं संडे के दिन वीडियो अपलोड करके आप लोगों के क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है पूरा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।